नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। श्री मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की 11वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गैबॉन पहुंचे। गैबॉन के प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियन ओसुका रापोंडा के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। यूरोपीय संघ के नेता साल के अंत तक 90% रूस से तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने अंतिम सुपर 4 राउंड रॉबिन लीग मैच में दक्षिण कोरिया के साथ खेलेगा। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना नीदरलैंड्स के मात्वे मिडलकॉप की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। डेनियल मेदवेदेव और स्टेफानोस सित्सिपास पुरुष सिंगल से बाहर हुए। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं लवली निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, किस स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ने जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए भील सेवा मंडल की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने। वे ठक्कर बापा के नाम से भी प्रसिद्ध थे। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं महाराष्ट्र में जलगांव के त्रयंबक नगर परिसर की संगीता विवेक जोशी। मैं संगीता जोशी जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। मैं रेडियो बचपन से ही सुनते आ रही हूँ। इसके सभी कार्यक्रम ज्ञानवर्धक होते हैं। अमृत महोत्सव क्विज से भी हमें बहुत सारी क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी मिली। मैं अमृत महोत्सव के विनर के रूप में अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। धन्यवाद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 84वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, स्कॉटलैंड के मिशनरी विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार 1930 के दशक में बंगाल और बिहार में कितनी पाठशालाएं संचालित थीं? प्रश्न फिर सुन लें। स्कॉटलैंड के मिशनरी विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार 1930 के दशक में बंगाल और बिहार में कितनी पाठशालाएं संचालित थीं? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर है 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनेक कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर विशाल रैली और रोड शो भी आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए राजधानी शिमला में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। रैली के चलते लोगों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री 9 मंत्रालय और विभागों की 16 योजनाओं व कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। गरीब कल्याण सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जा रहा है। समारोह के दौरान देश भर के किसानों को किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी की जाएगी। इस किस्त में 21,000 करोड़ रुपए लाभार्थियों को आवंटित किए जाएंगे। समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल होंगे। उधर भाजपा के राज्य कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित की जाने वाली मेगा रैली में लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में देश भर से 17 लाख लोग भाग लेंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक जिले में 3 से 4 LED लगाए गए हैं, जहां जनता प्रधानमंत्री का संबोधन देख और सुन सकेगी। ऐतिहासिक रिज मैदान पर होने वाली रैली से पहले शहर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भव्य रोड शो का भी आयोजन किया जा रहा है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज केरल में तिरुवनंतपुरम में गरीब कल्याण सम्मेलन के अंतर्गत केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम श्रीकरियम में केंद्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICAR में होगा और इसे शिमला में आज हो रहे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ सीधा जोड़ा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ICAR के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे और किसानों से बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना से देश के किसानों को व्यापक लाभ हुआ है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के किसान प्रवीण शंकर शेलके ने आकाशवाणी से बातचीत में अन्य किसानों से भी खुले बाजार में अपना उत्पाद बेचने की जगह सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को अपनाने का आग्रह किया। मेरा नाम प्रवीण शंकर शेलके है। मैं उस्मानाबाद जिले के कलम तालुका में से वानेवाड़ी बोल के मेरा एक छोटा सा गांव है। हर साल हम ओपन मार्केट में या चालू मंडी में बेचते थे। इस साल हमने जो गवर्नमेंट का MSP योजना है, वहाँ हमने हमारा चना 5,230 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा। मैं हर किसान भाइयों से यही कहूंगा कि अगर हमारे माल को MSP में अच्छे रेट मिलते हैं तो हम ओपन मार्केट की तरफ न जाते हुए इस गवर्नमेंट की योजना में सहभाग ले और हमारे खेती में का जो भी नफा है, मोबदला है, वो बढ़ाइए। महाराष्ट्र के अहमदनगर की किसान उत्पादक कंपनी के विट्ठल पिसाई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि FPO किसानों को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में सहायता दे रहे हैं। मैं विट्ठल पिसाई अमर सिंह एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी कर्जत जिला अहमदनगर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो FPO के लिए नई नई स्कीम लाई है, उसका यूज करके FPO अभी प्रगति कर रही है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एग्री इंफ्रा फंड दिया है, FPO खुद का एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, उससे उपज को अच्छा दाम मिल जाएगा। उसके साथ FPO MSP प्रोक्योरमेंट सेंटर चला रही है, उसके तहत किसानों को MSP मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार के सफलतापूर्वक 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। सेवा, सुशासन और निर्धनों के हित के 8 वर्षों को समर्पित विशेष श्रृंखला में आज किसानों के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख होगा। मेरा नाम प्रदीप चौगुले, मैं रहने वाला मालगांव का हूँ। मेरी खेती में गन्ना और अंगूर की खेती है मेरी। मुझे पता चला कि PM किसान योजना सरकार ने चालू की है। पहले किसानों के लिए ऐसी कोई भी स्कीम नहीं थी और PM किसान का जो योजना है वो डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पैसा जमा कर देती है। इससे किसान उसका पूरी तरह लाभ ले रहा है। इस स्कीम से किसान को बहुत ही राहत मिल रही है। पिछले 8 वर्ष में केंद्र सरकार ने किसान कल्याण कार्यक्रमों का बजट 22,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए करा है। किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए रात 9:15 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर हमारा विशेष कार्यक्रम सुनें। सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अब ये कार्यक्रम 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक जारी रहेगा। इसके लिए लगभग 13,554 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस कार्यक्रम को लागू कर रहा है।
इसका उद्देश्य गैर कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम लगाकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। वर्ष 2008-9 में ये कार्यक्रम लागू होने के बाद से 7,80,000 सूक्ष्म उद्यमों को 19,995 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इससे लगभग 64 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। अवंतीपोरा के राजपुरा गांव में मुठभेड़ कल शाम शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने इस इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने का सुराग मिलने के बाद संयुक्त अभियान शुरू किया था। मारे गए आतंकवादियों की पहचान त्राल जिले के शाहिद राथेर और शोपियां के उमर यूसुफ के रूप में हुई। इनके पास से 2 AK-47 राइफल और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 1 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल रात गैबॉन में लिब्रेविले पहुंचे। श्री नायडू 3 देशों गैबॉन, सेनेगल और कतर की यात्रा पर हैं। गैबॉन के प्रधानमंत्री रॉस क्रिस्टियाने ओसुका रपोंजा और विदेश मंत्री माइकल मूसा अदामू ने श्री नायडू का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी गया है, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, 3 सांसद सुशील कुमार मोदी, विजय पाल सिंह तोमर और पी रविन्द्रनाथ शामिल हैं। गैबॉन की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वे गैबॉन में व्यापारिक समुदाय से बातचीत करेंगे और भारतवंशियों को संबोधित करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति की इन 3 देशों की ये पहली यात्रा है। तेलंगाना में कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता या अभिभावकों को खो चुके 250 से अधिक बच्चों को केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के तहत गोद लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना के लाभों की जानकारी साझा की। मेरा नाम मोहम्मद गौस है। मैं इंटर फर्स्ट ईयर से हूँ क्रिस्टन कॉलेज से। मेरे मम्मी पापा की कोविड से डेथ हो गई, तो एनजीओ के थ्रू कलेक्टर ऑफिस गया फर्स्ट ईयर का। पूरी पढ़ाई की हेल्प हो रही है। मोदी सर की तरफ से मेरा सपना पूरा होता सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। मोदी सर हम लोग गार्डियंस के जैसा देख रहे हैं। मैं शुक्रिया बोलना चाह रहा हूँ। कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो चुका हैदराबाद के मोहम्मद गौस को कल पीएम केयर्स के तहत सहायता उपलब्ध कराई गई। मोहम्मद गौस ने हमारे संवाददाता से बातचीत में बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है और योजना के तहत मिली सहायता से उसे अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यूरोपीय संघ के नेताओं ने इस वर्ष के अंत तक रूस से अधिकांश तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है। ये पाबंदी यूक्रेन की सहायता के लिए आयोजित बैठक के दौरान रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंधों के अंतर्गत है। पाइपलाइन के जरिए तेल आयात पर अस्थायी रूप से अभी छूट की अनुमति दी गई है। यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा कि सहमति के अंतर्गत रूस से तेल आयात के 2/3 से भी अधिक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वान डियर ने कहा कि इससे रूस से लगभग 90% तेल आयात प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि नए प्रतिबंधों के लिए सभी 27 सदस्य देशों की सहमति जरूरी थी। इसे बुधवार तक कानूनी रूप से अनुमोदित कर दिया जाएगा। श्री मिशेल ने बताया कि ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में रूस के सबसे बड़े बैंक स्वेर बैंक को स्विफ्ट प्रणाली से हटा देने और 3 रूसी प्रसारकों को प्रतिबंधित करने पर भी सहमति बनी। श्री मिशेल ने बताया कि यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन को सहायता के अंतर्गत 9 अरब यूरो देने पर भी सहमत हुए।
तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए कल नामांकन भरे। इन्होंने चेन्नई में विधानसभा सचिव श्रीनिवासन को अपने पर्चे प्रस्तुत किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा। नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। पर्चों की जांच कल होगी और उम्मीदवार 3 जून तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। जरूरत पड़ने पर मतदान 10 जून को होगा और उसी दिन शाम को परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। देश में अब तक 193 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 11,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 5 करोड़ 2 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 3 करोड़ 50 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई गई है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। श्री मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की 11वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गैबॉन पहुंचे। गैबॉन के प्रधानमंत्री रोज क्रिस्टियन उसुका रापंडा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। यूरोपीय संघ के नेता साल के अंत तक रूस से 90% तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने अंतिम सुपर 4 राउंड रॉबिन लीग मैच में दक्षिण कोरिया के साथ खेलेगा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड्स की मात्वे मिडलकॉप की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। डेनिल मेदवेदेव और स्टेफेनोस सित्सिपास पुरुष सिंगल से बाहर हुए। सिनेमा प्रेमी हो जाओ तैयार, आया है फिल्मों का त्योहार। 29 मई से 4 जून तक लगातार सपनों का शहर लाया आपके लिए उपहार। देखिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। पंजीकरण कराएं www.miff.in पर। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। श्रुति शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंकिता अग्रवाल ने दूसरा और गामिनी सिंगला ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तीर्ण छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड्स के मात्वे मिडलकॉप की जोड़ी पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। सेमीफाइनल में इस जोड़ी का मुकाबला एल साल्वाडोर के मार्सेलो एरेवालो और नीदरलैंड्स के जॉन जूलियन रोजर की जोड़ी से होगा। रोहन बोपन्ना 60 वर्ष में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। पुरुष सिंगल्स में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव और स्टेफेनोस सित्सिपास टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। मेदवेदेव को पूर्व अमेरिकी ओपन चैंपियन क्रोएशिया के मारिन सिलिक ने 6-2, 6-3, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उधर सित्सिपास डेनमार्क के हॉलगर रून से हार गए। महिला सिंगल्स में पोलैंड की इगा स्वियातेक चीन की जेंग क्रिमलिन को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अमेरिका की जेसिका पेगुला ने रोमानिया की इरिना केमेलिया बेगू को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने अंतिम सुपर 4 राउंड रोबिन लीग मैच में दक्षिण कोरिया के साथ खेलेगा। भारत इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगा। आज सुपर 4 के अन्य मैच में जापान और मलेशिया भी आमने सामने होंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। ये दिन तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय है पर्यावरण की रक्षा। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव।
आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी से हम हर रोज प्रस्तुत कर रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। वंदे मातरम भारतीय पताका निरूपकल्पन जेसी तरतराल तरगनंत प्रतिभक्तानंदिंची। 31 मई 1921 को गांधीवादी राष्ट्रवादी पिंगली वेंकैया ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विजयवाड़ा अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज का आरंभिक डिजाइन प्रस्तुत किया था। मूल डिजाइन में 2 रंग थे, लाल और हरा। ध्वज को बीच से क्षैतिज रूप से विभाजित करने के लिए लाला हंसराज सोढ़ी ने पारंपरिक चरखे को शामिल करने का सुझाव दिया, जो स्थानीय धागों से स्वयं बनाए गए कपड़ों के माध्यम से भारतीयों को स्वावलंबी बनाने के लिए गांधी जी के अभियान से जुड़ा था। गांधी जी ने बीच में सफेद पट्टी जोड़कर ध्वज को संशोधित किया। इससे चरखे के लिए पृष्ठभूमि भी स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो गई। भारतीय पताका निरूपकल्पन जेसी तरतराल तरगनंत प्रतिभक्तानंदिंची। ये ध्वज भारत के लिए राष्ट्रवाद से जुड़ गया और अगस्त 1931 में कांग्रेस पार्टी की वार्षिक बैठक में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई। उसी समय पट्टियों की वर्तमान व्यवस्था और लाल के बजाय गहरे केसरिया रंग का उपयोग किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस उन क्षेत्रों में इस ध्वज का उपयोग किया करते थे जो आजाद हिंद फौज ने मुक्त करा लिए थे, लेकिन उस ध्वज पर चरखा नहीं था। स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति ने चरखे के स्थान पर अशोक चक्र का उपयोग किया। आज हम स्वाधीनता सेनानी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 31 मई 1988 को हुआ था। द्वारका प्रसाद मिश्र ने राष्ट्रवादी आंदोलनों में सक्रिय योगदान किया था। वो असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े रहे। द्वारका प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1901 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। वर्ष 1920 में द्वारका प्रसाद मिश्र महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। वे असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और राष्ट्रवादी आंदोलनों में अग्रिम पंक्ति में बने रहे। वे 1932, 1940 और 1942 के दौरान जेल गए। द्वारका प्रसाद 1937 और 1946 में मध्य प्रांत के मंत्री रहे। पत्रकार और साहित्यकार द्वारका प्रसाद मिश्र ने 1921 में श्री शारदा मासिक का संपादन किया। वो 1931 में दैनिक लोकमत और 1947 में साप्ताहिक सारथी के संपादक रहे। मोतीलाल नेहरू ने लोकमत में लिखे उनके संपादकीय की प्रशंसा की थी, जो लाला लाजपत राय के निधन पर लिखा गया था। उन्होंने कहा था कि भारत के श्रेष्ठ आपराधिक वकील भी उस भीषण घटना पर इससे श्रेष्ठ आरोप पत्र तैयार नहीं कर सकते। स्वतंत्रता के बाद द्वारका प्रसाद मिश्र 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। वो जीवन के अंत तक जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। महान भारतीय द्वारका प्रसाद मिश्र को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम समाज सुधारक संत राम बीए को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 31 मई 1988 को हुआ था। संत राम ने अपना जीवन जाति विहीन और वर्गहीन समाज के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था। वे चांद, सुधा, सरस्वती, क्रांति और भारतीय जैसी पत्रिकाओं में लेख के माध्यम से ये नेक कार्य करते रहे। वे राहुल संकृत्यायन के निकट मित्र थे। संत राम का जन्म 14 फरवरी 1887 को पंजाब में होशियारपुर के निकट पुरानी बस्ती में हुआ था। कम उम्र में ही वो आर्य समाज में शामिल हो गए और 1922 में जात पात तोड़क मंडल की स्थापना की। उस मंडल ने
पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया और आश्चर्यजनक समर्थन प्राप्त किया, लेकिन उसे रूढ़िवादियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मंडल ने 1936 में लाहौर में वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया, लेकिन जब रूढ़िवादियों के जोरदार विरोध के बाद संबोधन रद्द कर दिया गया तो बाबा साहब ने पुस्तक के रूप में उस भाषण को प्रकाशित कराया। इस तरह उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तकों में से एक एनाइलेशन ऑफ कास्ट सामने आई। संत राम ने 100 से अधिक छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, जिनमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव समाप्त करने का समर्थन किया गया है। वे संपूर्ण जीवन वंचित वर्गों की मुक्ति के लिए कार्य करते रहे। इस महान भारतीय को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। दिल्ली में कल तेज आंधी और वर्षा से तापमान में काफी कमी आई और जबरदस्त गर्मी से लोगों को राहत मिली। तेज वर्षा से सड़कों पर जाम लग गया था और राष्ट्रीय राजधानी के कई भागों में जल भराव हुआ। तेज हवाओं से बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए, घरों और कारों को काफी नुकसान हुआ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों का आवागमन बाधित हुआ। और अभी अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद लवलीन। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम कल घोषित होने पर अमर उजाला कहता है, रचा इतिहास, शीर्ष पर रही बेटियां। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किसी ने दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया तो किसी ने पिता के साथ मजदूरी में भी बटाया हाथ। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, संघर्ष को अपनी शक्ति बनाकर सफलता पाई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार। लोकसत्य सहित सभी अखबारों में है। पत्र के अनुसार धनशोधन कानून के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई। महामारी में माता पिता खो चुके बच्चों तक हर मदद पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आश्वासन को हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दिल्ली और एनसीआर में तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश होने पर जनसत्ता ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है कि दिल्ली में 2018 के बाद से यह गंभीर तीव्रता का पहला तूफान था। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा, तूफान से सैकड़ों पेड़ गिरे। उधर राजस्थान पत्रिका ने मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को दिया है, देश में इस साल खूब बरसेंगे मेघ। मानसून की फुहार, महंगाई में नरमी से उछला बाजार। नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र का अनुमान है, हालिया उपायों से भारत में जल्द और नीचे आएगी महंगाई। भारत सहित दुनिया के कई देशों में जल संकट के हालात। हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है कि देश में भीषण गर्मी और लू के बीच कई राज्यों में जल संकट गहराया है। पत्र लिखता है, यही हाल दुनिया के कई देशों का है जहां सरकारें इस संकट से निपटने की तैयारी में जुट गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका ब्रिटेन से आगे है भारत। शीर्षक से राजस्थान पत्रिका लिखता है कि भारत में डिजिटल परिवर्तन, तकनीकी ज्ञान और प्रबंधकीय कौशल से ये संभव हो पाया है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। स्कॉटलैंड के मिशनरी विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार 1930 के दशक में बंगाल और बिहार में कितनी पाठशालाएं संचालित थीं? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजन में शामिल हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। श्री मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत 10 करोड़ किसानों को 21,000 करोड़ रुपए की 11वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गैबॉन पहुंचे। गैबॉन के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
यूरोपीय संघ के नेता साल के अंत तक रूस से 90% तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत। आज विश्व तंबाकू दिवस और जकार्ता में एशिया का पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत आज अपने अंतिम सुपर 4 राउंड रॉबिन लीग मैच में दक्षिण कोरिया के साथ खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।